हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की और 7th चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं द बी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम ग्रुप 16 के बारे में लास्ट सेशन से हमने पढ़ना शुरू किया था। तो कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी ऑक्सीजन फैमिली की, जिन प्रॉपर्टीज में हमने किसकी बात की थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और वो बाह्यतम कोश का, जहां की हम बोल रहे हैं कि पी सबशेल पाई जा रही है, उसकी 3 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और बाकी 2 जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ठीक है, और इस प्रकार से NH2NP4 टाइप का आपका क्या आ रहा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा था आउटर मोस्ट शेल का। और वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के बाद हमने किसकी बात की थी, परमाणु की और आयनिक त्रिज्या की बात की थी। चूंकि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, ऑक्सीजन से पोलोनियम तक चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है, तो परमाणु के आकार में यानी कि परमाणु की त्रिज्या में भी क्या होगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। चूंकि परमाणु का आकार बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है, आयनन एंथैल्पी जो होती है उसका मान कम होता जाता है। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, आयनन एंथैल्पी की थी। तो ग्रुप में ऑक्सीजन से पोलोनियम तक चलने पर धीरे धीरे आयनन एंथैल्पी का मान डिक्रीज करता जाता है, यानी कि घटता जाता है। ठीक है, आज के सेशन में आगे कुछ गुणों की बात करेंगे और देखेंगे वो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर कैसे प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, ग्रुप 16 एलिमेंट्स द ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहे हैं। अकरेंस देख ली थी हमने लास्ट सेशन में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे आप कहते हैं वो किस प्रकार का था, NH2NP4 टाइप का था, यानी कि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन थे, NH2NP4, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया यानी कि परमाणु की और आयन की त्रिज्या की बात कर रहे हैं। तो त्रिज्या धीरे धीरे क्या होती है, टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज करती जाती है। क्यों? क्योंकि शेल का साइज बड़ा होता जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगी, यानी कि कोशों की संख्या बढ़ रही है। कोशों की संख्या बढ़ने से वहां पर क्या होगा, परमाणु का आकार भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं ऑक्सीजन का जो एटम है उसका साइज क्या होगा, एक्सट्रीमली स्मॉल होगा और धीरे धीरे साइज बढ़ता जाएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने देखी थी, द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन डिक्रीजेज एज यू प्रोग्रेस थ्रू द ग्रुप। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की ओर जाएंगे हम, तो हमें क्या दिखेगा, आयनन एंथैल्पी का मान कम होता हुआ दिखेगा। और ये किस कारणवश हो रहा था, क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है। अब साइज चूंकि बढ़ गया है, ठीक है, बात करें ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर 2 ही क्या है, शेल है, तो 2 ही कोश है, तो बाह्यतम कोश ये वाली है, इस पर न्यूक्लियस का प्रभाव क्या है, ज्यादा है। और पोलोनियम की बात करें, ये ऑक्सीजन हो गया, पोलोनियम की बात करें तो यहाँ पर आपकी कितनी, 6 शेल आ जाते हैं, यानी कि 6 कोश। ठीक है, इस प्रकार। तो इन 6 कोश में अगर बाह्यतम कोश की बात करें, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर नाभिक का प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पर चूंकि नाभिक का प्रभाव कम है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम इजीली यहां से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी दी जाएगी वही क्या है, आयनन एंथैल्पी के रूप में आएगी। ठीक है, या आयनन ऊर्जा, जिसे आयनन एंथैल्पी जिसे आप कहते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो और अगर इसकी बात करें ऑक्सीजन की, तो चूंकि न्यूक्लियस का जो प्रभाव है इस इलेक्ट्रॉन पे ये ज्यादा है, तो यहां पर इजीली आप इसको नहीं निकाल पाएंगे, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, ये अभी टेबल में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपके आयनन एंथैल्पी के मान कम ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की जो आयनन एंथैल्पी होती है वो 1314, और वहीं अगर पोलोनियम की बात करें तो 830। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का से तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की जो एंथैल्पी होगी वो, so the negative electron gain enthalpy of oxygen is lower than that of sulfur due to its compact structure। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, छोटा स्ट्रक्चर है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी
उसका मान क्या होगा, इज लोअर, कम होगा एज कंपेयर टू सल्फर. फ्रॉम सल्फर ऑनवर्ड्स द वैल्यू ग्रोज लेस निगेटिव अंटिल इट रीचेस पोलोनियम. ठीक है, जैसे जैसे हम कहाँ जाते हैं, पोलोनियम की तरफ जाएंगे तो ये धीरे धीरे क्या होती जाती है, नेगेटिव में घटती जाती है. ओके, तो आप इसका मान भी अभी टेबल में देखेंगे, तो जल्दी से नोट करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में. नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. अब विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में लिख लीजिए. इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इसको कहा जाता है हिंदी में. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है कि अगर ऑक्सीजन परमाणु की सुसंबद्ध प्रकृति के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि क्या होती है, सल्फर की अपेक्षा कम ऋणात्मक होती है. ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सल्फर की अपेक्षा क्या होती है, कम ऋणात्मक होती है. और फिर सल्फर से आगे जब आप चाहते हैं, सल्फर से आगे टेल्यूरियम, सल्फर से आगे सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम की ओर जब आप चलते हैं तो क्या होता है, सल्फर से आगे पोलोनियम तक पुनः इसके मान में फिर क्या होती है, कम ऋणात्मक होते जाते हैं. यानी कि ऑक्सीजन का भी सल्फर से कम है माइनस में, और सल्फर के बाद जितने आएंगे उनका भी धीरे धीरे कम होता जाएगा. ठीक है, सल्फर से पोलोनियम तक. ठीक है, पुनः मान ऋणात्मक में कम होता जाता है. ओके, तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का कितना यहाँ पर होता है, बात करेंगे ऑक्सीजन की तो -141 होता है, सल्फर का होता है -200. तो -141 माइनस में कम है तो ऑक्सीजन का कम हो गया, सल्फर का कितना है -200. वहीं पर सल्फर के बाद फिर दोबारा से कम होगा -195 सेलेनियम के लिए, टेल्यूरियम के लिए आता है -190, कम होता जा रहा है धीरे धीरे, और फिर पोलोनियम के लिए -174 आएगा. ठीक है, तो ऋणात्मक में कम होता जाता है. ओके, चलिए विद्युत ऋणात्मकता की बात करते हैं. तो विद्युत ऋणात्मकता में भी आपको कमी आते हुए दिखेगी. ठीक है, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन अलोंग विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन along with fluorine has the greatest electronegativity value of all the elements. ठीक है, फ्लोरीन के बाद, फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्या है, विद्युत ऋणात्मक है, और फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान सभी तत्वों में सबसे ज्यादा होता है. समझ रहे हैं क्या लिखा गया है, ऑक्सीजन अलोंग विद फ्लोरीन. ठीक है, यानी फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा कौन हो गया, फ्लोरीन हो गया. फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का की विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सभी तत्वों में, जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उन सभी तत्वों में सबसे अधिक होती है. यानी कि सबसे अधिक हो गया फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता होती है. ठीक है, देन विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक नंबर कहाँ बढ़ता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस विद इन द ग्रुप, ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करती जाती है, हमें पता है. दिस मीन्स दैट फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. इसका तात्पर्य क्या है कि जब हम कहाँ जा रहे हैं, ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जा रहे हैं, तो धात्विक लक्षणों में क्या हो रही है, वृद्धि देखने को मिल रही है. ठीक है,
तो क्या लिखेंगे बच्चों आगे, विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, क्योंकि परमाणु का क्रमांक बढ़ रहा है, ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है। अतः इससे क्या होगा, ऑक्सीजन से पोलोनियम तक चलने पर धात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है। ओके, चलिए विद्युत ऋणात्मकता के बारे में नोट करेंगे जल्दी से, फिर हम देखेंगे किस प्रकार से विद्युत ऋणात्मकता बढ़ रही है, ठीक है। तो क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता 3.50 होती है ऑक्सीजन की, और जो कि घट रही है ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ चलने पर, तो सल्फर का आपका 2.58 होता है, वहीं पर सेलेनियम 2.55 दिखाता है, 2.01 टेल्यूरियम का होता है, वहीं पर पोलोनियम का 1.76 विद्युत ऋणात्मकता होती है, ठीक है। तो यानी विद्युत ऋणात्मकता धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है, और ये हमने ग्रुप 15 में पढ़ा था कि विद्युत ऋणात्मकता आपकी क्या होती है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुणों की। अब भौतिक गुणों में हम क्या क्या देख रहे हैं, भौतिक गुणों में हम देखेंगे स्टेट जो अवस्था होती है, गलनांक क्वथनांक देखेंगे, ठीक है, या तत्व जो हैं वो किस प्रकार से हैं पाए जा रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सल्फर एंड ऑक्सीजन आर नॉन मेटल्स, क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन जो है वो क्या है, नॉन मेटल यानी कि अधातु है, ठीक है। वाइल सेलेनियम एंड टेल्यूरियम आर मेटेलॉइड्स, ये क्या है, उपधातु है। देखो बच्चों, ऊपर वाले में हमने क्या कहा था कि धात्विक जो लक्षण है वो धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे, यानी ऑक्सीजन से आप पोलोनियम तक चलेंगे तो यानी कि यहाँ अगर अधातु है ऑक्सीजन, तो लास्ट में आपको कहीं पर धातु या उपधातु मिल जाएगी, और तो इस प्रकार सेलेनियम टेल्यूरियम क्या हो गया, उपधातु हो गया, एंड पोलोनियम इज अ मेटल, तो ये क्या आ गई आपकी, धातु आ गई पोलोनियम, ठीक है। तो हो रहा है ना, धात्विक लक्षणों में वृद्धि देखने को मिल रही है जैसे जैसे ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ हम चल रहे हैं। ओके, पोलोनियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद अ शॉर्ट हाफ लाइफ 13.8 डे। ओके, क्या कहा जा रहा है कि जो आपका पोलोनियम होता है, एक तो वो एक धातु है और कैसी है, रेडियोधर्मी है, ठीक है। कैसा कहा गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसको कहा गया, और इसकी क्या होती है, अल्पायु है, और अल्पायु में हमें क्या बताया गया है, हाफ लाइफ बताई गई, ठीक है। हाफ लाइफ जो कि कितनी होती है, 13.8 डेज की होती है। ओके, तो पोलोनियम क्या हो गया, रेडियोधर्मी, और इसकी अर्ध आयु होती है, अर्धायु कितनी बताई गई है, 13.8 डेज की बताई गई है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर एलोट्रॉपिक, ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स यानी कि सभी जो तत्व होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं, आपके अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि सभी के क्या होंगे, अपर रूप होंगे, ठीक है। सभी, ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर एलोट्रॉपिक, सभी अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। Okay, the melting and boiling points rise as the atomic number decreases in the group. क्या कहा जा रहा है, the melting and boiling points rise. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक और जो गलनांक है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एज द एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस, जैसे जैसे क्या हो रहा है, ग्रुप में
परमाणु क्रमांक में डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज होगा यहाँ पे, ठीक है, इंक्रीज होगा ग्रुप में, वैसे वैसे आपको गलनांक और क्वथनांक भी क्या होंगे, बढ़ते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। क्वथनांक आपको पता ही है कि जैसे जैसे, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से धीरे धीरे क्या होगा, क्वथनांक और गलनांक में भी वृद्धि देखने को आपको मिलती है। जब वहां पर हम किसकी बात करते थे, वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते थे, और मॉलिक्यूलर मास चूंकि वहां पर बढ़ जाता है, इस वजह से ये सब इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, गलनांक व क्वथनांक क्या होता है आपका, बढ़ता है, ठीक है। डिक्रीज नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, इंक्रीज लिखेंगे, बढ़ता है वर्ग में, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, ठीक है। द बिगर डिस्पैरिटी इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर कैन बी एक्सप्लेन बाय देयर एटोमिसिटी। ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल वेयर सल्फर इज मेड अप ऑफ पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल। ओके, क्या कहा जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा अंतर देखा जाता है गलनांक और क्वथनांक का, वो किस किस के मध्य देखा जाता है, ऑक्सीजन और सल्फर के बीच। यानी ऑक्सीजन और सल्फर की तुलना करें गलनांक और क्वथनांक की, तो दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बात करें अगर मेल्टिंग पॉइंट की, तो वो आपको कुछ और दिखेगा, जैसे 55 होता है ऑक्सीजन का, 393 होता है सल्फर का, ठीक है। क्या कहा गया, जो MP है, मेल्टिंग पॉइंट फॉर ऑक्सीजन इज 55, ओके, केल्विन में, और वहीं पर जहां सल्फर की बात कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है आपका, 393, ओके। बॉइलिंग पॉइंट BP की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन आता है ऑक्सीजन के लिए, और सल्फर के लिए आपका आता है 780। ये ऑक्सीजन के लिए आ गए दोनों, और ये सल्फर के लिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो देखिए कितना बड़ा अंतर है, ऑक्सीजन से सल्फर पर चलते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो 55 ऑक्सीजन का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, वहीं पर अगर सल्फर की बात करें तो 393 केल्विन हो रहा है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट भी उसी प्रकार से बढ़ रहा है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस वहां पर देखने को मिल रहा है। और यह डिफरेंस किसके कारण आ रहा है, यह आ रहा है उनकी एटोमिसिटी यानी परमाणुकता के कारण, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, परमाणुकता के कारण गलनांक और क्वथनांक में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है, चूंकि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का यहां पर, और सल्फर का क्या है, पॉली एटॉमिक, ओके, इस वजह से। चलिए जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें आपको समझ में आ गई। सबसे पहले हमने बात कर ली, क्योंकि तत्व हैं सारे, और तत्व को आप क्लासिफाई और कैटेगराइज करेंगे तो किसमें करेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में, यानी कि धातु, अधातु और उपधातु में करेंगे। तो धातु आपकी कौन सी हो गई, पोलोनियम हो गई। उससे ऊपर क्या है, टेल्यूरियम और सेलेनियम है, वो दोनों क्या होंगी, उपधातु होंगी। और सल्फर ऑक्सीजन क्या है, आपकी अधातु है, ठीक है, इसकी बात कर लेंगे। फिर आप पोलोनियम की बात करेंगे, ये रेडियो एक्टिव है यानी कि रेडियोधर्मी है, इसके अर्धायु होती है, और कितनी होती है, 13.8 डेज होती है, ओके। और सभी जो तत्व हैं ग्रुप 16 के, वो क्या दिखाते हैं, अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं, ये बताएंगे। और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या, जो हमेशा से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है, वैसे वैसे ये चीजें भी क्या होती है, बढ़ती जाती हैं, तो वही लिखेंगे यहाँ पर भी। फिर बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर में डिफरेंस, यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर लेंगे कि ऑक्सीजन से सल्फर के बीच डिफरेंस देखने को मिलता है बहुत ज्यादा इनमें। और इसका कारण क्या है कि जो ऑक्सीजन होता है वो डायटोमिक होता है, यानी कि द्विपरमाणु, 2 परमाणु होते हैं O2, और वहीं पर सल्फर की बात करें तो वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाता है, जैसे कि S8, जहां की 8 सल्फर होते हैं, ओके। तो ये पूरा भौतिक गुणों में आपका आ जाएगा। चलिए, तो ये आपकी टेबल है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और पहले जो आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं या पहले जो आपने कुछ गुण पढ़े हैं उनके बारे में जो यहाँ पर बताया गया है, तो ये पूरी टेबल आप लोग बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात, जब हमने
ग्रुप 16 को पढ़ना स्टार्ट किया था तो किसकी बात की थी? एटॉमिक नंबर की बात की थी। तो एटॉमिक नंबर आपको दिख रहा है, ये एक वर्ग है, वर्ग के आपके 5 तत्वों को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। इसको वर्ग समझिए, ये वर्ग है आपका एक। और जब हम ऊपर से नीचे कह रहे हैं तो इसको ऊपर मान लीजिए और ये नीचे, ऐसा ही तो होगा वर्ग। ऊपर से नीचे का मतलब क्या है? ऑक्सीजन, फिर सल्फर आएगा, फिर सेलेनियम आएगा, फिर टेल्यूरियम आएगा, फिर पोलोनियम। तो उनको इस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या करता है? वर्ग में ऑक्सीजन से पोलोनियम तक चलने पर बढ़ता है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में ही तो तत्वों को रखा गया है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो आवर्त में भी बढ़ता हुआ क्रम है और वर्ग में भी बढ़ता हुआ क्रम है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, एटॉमिक मास वो भी बढ़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका सेम है, NH2 NP4 टाइप का, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन से सल्फर पे चल रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स एक एक करके इंक्रीज कर रहे हैं। यानी ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 2 शेल होती हैं, इसमें 2 कोश होंगे। सल्फर में 3 कोश आ जाते हैं, सेलेनियम में 4, टेल्यूरियम में 5 कोश आते हैं, वही पोलोनियम में 6 कोश आ जाते हैं, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस की बात करेंगे, यानी कि रेडियाई की बात कर रहे थे हम वहां पर, और आयनिक रेडियाई की बात कर रहे थे, तो इनमें भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, ये देखिए, ठीक है। ऑक्सीजन का 66 है, वहीं सल्फर का 104, सेलेनियम 117, टेल्यूरियम 137 और पोलोनियम का 146 है। तो धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ये परमाणु क्रमांक के कारण। आयनिक रेडियाई भी आपकी इंक्रीज हो रही है, 140, 184, 198, 198 के बाद 221, देन 230, ओके। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जिसे कह रहे थे, वो क्या हो रही है? वो हमने बताई थी कि ऑक्सीजन से सल्फर तक चलने पर क्या देखा जाता है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है वो ऋणात्मक में कम होती है सल्फर से। तो सल्फर का 200 है और इसका 141 है, लेकिन ऋणात्मक में है, ठीक है। और फिर हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है वो सल्फर के बाद धीरे धीरे ऋणात्मक में कम होती जाती है। तो धीरे धीरे ये 195 है माइनस में, ये 190 माइनस में, ये 174, तो माइनस में कम होता जा रहा है, ओके। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो वो क्या हो रही है? क्योंकि परमाणु का साइज बढ़ता जा रहा है ऑक्सीजन से पोलोनियम तक, तो वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, ओके। निगेटिविटी भी यानी विद्युत ऋणात्मकता भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ओके। डेंसिटी, चूंकि परमाणु का क्या बढ़ गया है? द्रव्यमान बढ़ गया है। ये वाली प्रॉपर्टी आपने यहां पर विस्तृत रूप से नहीं पढ़ी है, लेकिन ये सब आपको पता है कि डेंसिटी क्या होती है। चूंकि परमाणु का भार या द्रव्यमान हमने पहले ही बता दिया है कि बढ़ रहा है, तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो उससे डेंसिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है m/v, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो ऑक्सीजन से पोलोनियम तक चलने पर क्या हो रहा है? द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है? आपका डेंसिटी किसे कहा जाता है? घनत्व को। तो घनत्व भी आपका क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो घनत्व में आपको ये देखिए बढ़ोतरी होते हुए दिख रही होगी। मेल्टिंग पॉइंट भी हमने क्या कहा कि धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो अलग अलग तत्वों के मेल्टिंग पॉइंट में चूंकि कहीं कहीं पर क्या आता है? आपका एक्सेप्शन केस आ जाता है, अदरवाइज बढ़ता ही जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बढ़ता हुआ दिखेगा, पोलोनियम का थोड़ा कम आता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो ये सीधे डिक्रीज करेगा यहाँ तक, और यहाँ से फिर ये सीधे इंक्रीज करेगा आपका टेल्यूरियम तक, उसके बाद पोलोनियम का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई गई है यहाँ पर अलग अलग तत्वों के हिसाब से, ओके। चलिए इस टेबल को नोट करेंगे, फिर आगे हम इसमें बात करेंगे कुछ अन्य प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो आपके रासायनिक गुण है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि आप रासायनिक गुणों की बात करेंगे, ठीक है। तो भौतिक गुणों को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद हम देख रहे हैं कि वर्ग में किस प्रकार से जब हम ऑक्सीजन से सल्फर तक जा रहे हैं तो आपके भौतिक गुण बदल रहे हैं, ठीक है। तो रासायनिक गुणों की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिकल रिएक्टिविटी ट्रेंड्स
Group 16 element have a variety of oxidation states. The stability of the -2 oxidation state reduces as you progress through the group. ठीक है, क्या कहा जा रहा है, वर्ग 16 के जो तत्व है ना वो अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, और ये हम कहाँ देख चुके हैं, ये हम इस टेबल में भी देख चुके हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर इतनी सारी बताई गई है, ठीक है, ये आपकी हो गई सल्फर के लिए, ये सेलेनियम के लिए, ये टेलुरियम के लिए, ये पोलोनियम के लिए है। तो यहाँ पर अनेक अनेक क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर रहे हैं ग्रुप 16 के तत्व। और क्या हो रहा है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्थायित्व है वो वर्ग में नीचे की ओर घटता है। ठीक है, यानी कि -2 आपको नीचे को कम दिखेगी, नीचे को मतलब है कि ऑक्सीजन से पोलोनियम तक चलने पर। ओके, देन पोलोनियम रेयरली एग्जिबिट्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ -2। पोलोनियम की बात की जाए तो ये बहुत कम, कहीं पर ये -2 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, चलिए, तो वर्ग 16 के तत्व क्या करते हैं, अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ओके, और -2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता जाता है। कहाँ, ऑक्सीजन से पोलोनियम तक चलने पर। ठीक है, इसीलिए से पोलोनियम बहुत ही कम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। ओके, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज सो हाई। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा कि फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ही तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है। कहाँ, पूरी जितने भी हमारे एलिमेंट है उनमें तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है या उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत हाई है। इट ओनली हैज निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स लाइक -2। इसकी क्या होती है, इट ओनली हैज, इसके पास क्या है, निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है लाइक जैसे कि माइनस। ओके, एक्सेप्ट और फॉर OF2 विच हैज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक +2। अब एक्सेप्शन आ गया यहाँ पर किसका, OF2 का आ गया कि OF2 में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 हो जाती है। ओके, क्यों, क्योंकि वहां पर उसके साथ फ्लोरीन जुड़ गया है, और फ्लोरीन क्या है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और OF2 में अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो +2 आ जाएगी क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट O की, ऑक्सीजन की। ठीक है, अदर एलिमेंट्स इन द ग्रुप हैव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ +2, +4, +6, however +4 and +6 are more frequent। ठीक है, अब अन्य तत्वों की बात की जा रही है ग्रुप में, तो अन्य तत्वों में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 4 और 6, ये देखिए 4, 6, 4, 6, 4, 6, यहाँ 4 और 4 आपको दिखाई दे रहा है। तो 4 और 6, +2, +4 और +6 भी आपको देखने को मिलेंगी ऑक्सीकरण अवस्थाएं ऑक्सीजन को छोड़ करके अन्य तत्वों के केस में। ठीक है, और उन 2, 4, 6 में भी +4 और +6 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी या मोर फ्रीक्वेंट होगी। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन जो स्टेट्स है वो अलग अलग कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग बदलती रहती हैं। हमें पता है किसी कहीं पर किसी तत्व का ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ होता है, किसी एक कंपाउंड में, फिर दूसरे कंपाउंड में हम देखते हैं तो वो चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण अवस्थाएं बदलती रहती हैं। इन देयर कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम कॉमनली शो +4 ऑक्सीडेशन एंड +6 ऑक्सीडेशन विद फ्लोरीन। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है
कि सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम सामान्यतया क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ यौगिकों में +4 ऑक्सीकरण अवस्था तथा फ्लोरीन के साथ क्या करते हैं, +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ तो क्या देगा, +4 देगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और फ्लोरीन के साथ क्या देता है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए, then the stability of the +6 oxidation state reduces as the group progresses, while the stability of the +4 oxidation state rises due to inert pair effect. In the +4 and +6 oxidation state, most bonds are covalent. ओके, क्या कहा जा रहा है कि जो स्टेबिलिटी होती है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो रिड्यूस करती जाती है जैसे जैसे ग्रुप में आगे बढ़ेंगे, और +4 की, उसी के विपरीत +4 का जो क्या होगा, स्थायित्व होगा, वो बढ़ता जाएगा। और किसके कारण बढ़ रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण बढ़ रहा है। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट ग्रुप 15 के केस में हमने बहुत अच्छे से समझा था कि क्यों इस तरह से आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो अलग अलग होती जाती है। ठीक है, in the +4 and +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट अवस्थाओं में जो आबंधन का प्राथमिक रूप से क्या हो जाते हैं, वो सहसंयोजक होते हैं, यानी कि मोस्ट बॉन्ड्स क्या हैं, कोवेलेंट हैं, सहसंयोजी बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वर्ग में क्या हो रहा है, +6 का स्थायित्व घट रहा है और +4 का स्थायित्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और +4 के स्थायित्व के बढ़ने का कारण मैंने आपको बता दिया है, अक्रिय युग्म प्रभाव, यानी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। ठीक है, अक्रिय युग्म प्रभाव देखने को मिल रहा है, और इसी कारण से अधिकतर जो बॉन्ड होते हैं बंध क्या होते हैं, सहसंयोजी होते हैं। ओके, चलिए तो जल्दी से नोट करेंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने ग्रुप 16 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, और प्रॉपर्टीज में हमने क्या क्या देखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, गलनांक, क्वथनांक, डेंसिटी यानी घनत्व की बात की जहां पर, वहीं पर केमिकल प्रॉपर्टीज में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में समझा। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ इतने प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप पूछ लेंगे, और अपने आने वाले सेशन में हम और एक नए टॉपिक के साथ आएंगे ग्रुप 16 से जुड़ा हुआ। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।